हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कैरियरवेल ऐप पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो आज उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो एक बार सभी लाइव आए और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन का हम आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? ऐमन हमारे साथ हैं, लाइव हो गया है अब क्लास, अब बताइएगा। वंश शर्मा, अंकिता गुप्ता और पूजा मौर्य हमारे साथ हैं। सो एक बार सभी लोग बताएं कि क्या सब कुछ क्लियर है, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो हम आज के सेशन का शुभारंभ करेंगे, आगाज करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? मीनाक्षी चौहान हमारे साथ हैं, अविनाश कुमार साहू साहब हमारे साथ हैं, रंजना सिंह जुड़ चुकी हैं। तो सभी का स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल आज के सेशन में। रिया जुड़ चुकी है हमारे साथ, स्वागत है रिया आपका। रूबी राठौर हमारे साथ हैं। हाँ, टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा, अभी चूंकि नया बैच है ना तो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। फिर एक टाइम पे हमारी क्लासेस चला करेंगे, आप घबराइए मत थोड़ा सा। अभी एक्चुअली में नया टाइम टेबल जब आता है, नया कोई बैच आता है, तो जो पुराने बैचेस होते हैं ना उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर होता है। और फिर कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो थोड़ा सा टाइम टेबल इधर होता है, फिर फिक्स हो जाएगा हमारा। तो हमने आपसे कहा था कि जो फाइबर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल फाइबर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है फाइबर एंड फैब्रिक में। तो नेचुरल फाइबर में आपका क्या क्या आता है? नेचुरल फाइबर में आपका कॉटन आता है, सिल्क आता है, वुल आता है, जूट आता है और फ्लैक्स आता है ना। तो अ, ठीक है जी। तो रेशम हो गया, रेशम, रेशमी जुल्फें सुना होगा। रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सब आपने देखा होगा, है ना। तो अब देखिए, यहाँ दिल्ली में हम लोग रह रहकर जो जुल्फें हैं कितनी खराब हो गई हैं। पहले काफी घनी जुल्फें हुआ करती थी हमारी भी। अब देखिए, ये तो वक्त होता है, वक्त के साथ साथ चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो उस हालात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे शादी से पहले लोग अपने महबूब के जुल्फों की तारीफें करते हैं कि घटा है, सावन है, बदली है ना। लेकिन यही जो तारीफ है वो शादी के बाद कैसे बदल जाती है कि कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में, है ना। तो भाई ये दौर होता है अलग अलग। तो पहले लोग जुल्फों की तारीफें करते थे, तो आप ये नहीं कह सकते थे पहले घटा सावन बदली कहते थे। भाई अब रोटी में आ रहा है तो आदमी बोलेगा, है ना। तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, उसका तकाजा कुछ और था, इसकी जो है तकाजे कुछ और हैं। तो वक्त और हालात के साथ आदमी को बदलना चाहिए, है ना, एडजस्ट करते रहना चाहिए। चलिए, तो सिंथेटिक फाइबर में आता है आपका, देखो, रेयन आता है, नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, एक्रिलिक आता है और कैवलर आता है। कैवलर आता है ना। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल उबैदुल्ला साहब, आपका कमेंट शो हो रहा है। रूबी, मीनाक्षी, कीर्ति दत्ता, श्रुति, है ना, शिवानी चौहान। चलिए, तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहला फाइबर है सिंथेटिक फाइबर, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका कौन सा? तो रेयन। पहला जो सिंथेटिक फाइबर है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका क्या? तो रेयन है ना, रेयन है। रेयन, रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? कृत्रिम रेशम। हाँ, दिल्ली का पानी बहुत खराब होता है, बिल्कुल एकदम हार्ड वाटर है, यहां पे सॉफ्ट वाटर है ही नहीं। एंड इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, याद रखना,
प्रथम कृत्रिम रेशा या प्रथम संश्लेषित रेशा निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपका रेयॉन है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर। देखिए इस रेयॉन को हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं पहले, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे, घबराइएगा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि ये जो हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेलुलोज के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, सेलुलोज। ये जो सेलुलोज होता है ये प्लांट में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम अगर इसका रिएक्शन करवा दें किससे? NaOH से। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं। तो जब सेलुलोज का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो एक फाइबर बनेगा जो बिल्कुल रेशम जैसा दिखने में लगेगा और उसी का नाम रख दिया है रेयॉन। सो रेयॉन को चूंकि हम लोगों ने बनाया है इसलिए रेयॉन को हम कह सकते हैं गाइज कि इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, प्रथम संश्लेषित रेशा है। ये है कि नहीं? ये प्रथम संश्लेषित रेशा है। लेकिन यहां पे एक बात और गौर करने वाली है कि भाई ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर तो है लेकिन ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है लेकिन ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है, है ना? प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है। क्या मतलब है इसका? प्रथम संश्लेषित रेशा तो है, इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बट इट इज नॉट अ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। क्यों? इसका कारण यह है कि देखो इसको बनाने में आपने सेलुलोज का इस्तेमाल किया है और सेलुलोज क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है। सेलुलोज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक नेचुरल मटेरियल है, प्राकृतिक पदार्थ है जो कहां से मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है? पादपों से मिलता है, पौधों से मिलता है। कैसे? हम क्या करते हैं कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसको पानी में भिगो देते हैं और उसको कुचल डालते हैं। तो लकड़ी को कुचलने के बाद जो मतलब पेस्ट जैसा जो लकड़ी का बन जाता है ना, उसको कहते हैं वुड पल्प। क्या बोलते हैं? वुड पल्प कहते हैं। लकड़ी की लुगदी बोलते हैं, लकड़ी की लुगदी कहते हैं, वुड पल्प कहते हैं। तो सेलुलोज जो है वो एक नेचुरल मटेरियल है, उसे हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना? और रेयॉन बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। तो रेयॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर तो हुआ। क्यों? क्योंकि इसे हमने बनाया है, मानव ने बनाया है। लेकिन हाँ, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने प्राकृतिक पदार्थ का क्या किया है? इस्तेमाल किया है, जिसका नाम क्या है? सेलुलोज है। नाम क्या है? सेलुलोज है। प्लीज राइट डाउन। फ्लैक्स तो पढ़ा ही दिया, जूट, फ्लैक्स, पटसन। फ्लैक्स यानी पटसन जो हमने देखा था कि उसके तना से निकाला जाता है। पटसन के पौधे को फ्लावरिंग से पहले हम क्या करते हैं? काट लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। 7-8 दिनों तक पानी में छोड़ देते हैं तो उसका जो तना का जो छिलका है वो अलग हो जाता है, छोड़ देता है उससे, और उससे फाइबर बनाते हैं। ठीक है। सिल्क अभी देखेंगे हम लोग, प्रिया। फ्लैक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये नोट करके यहां पे पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है जी? नोट करके यहां पे पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। तो यहां पे नोट करके
आप अलग से एक बॉक्स में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बताइए, प्रिया, प्रीतम, रंजन सिंह, वंश, शर्मा, शिवानी चौहान, मीनाक्षी, रूबी, जितने लोग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं अभी। हो गया तो बताइएगा, डन, हम आगे बढ़ लेंगे। चलिए जी। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा कि ये जो रेयॉन है माय डियर फ्रेंड्स, रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि देखने में ये बिल्कुल रेशम के जैसा होता है। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है क्योंकि इसे बनाने में हमने नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल किया है। कैसे बनता है? रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प विच कंटेन सेलुलोज, है ना। रेयॉन जो है वो सेलुलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। तो रेयॉन फाइबर का निर्माण लुगदी से होता है ना, लुगदी से होता है। रेयॉन जो है पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, एक तंतु है, ठीक है। इस बात को जरा लिख लेंगे, नोट हो गया। पूजा मौर्य, निदा आफरीन, शिवानी, संध्या चौहान, अंकित गुप्ता, वेरी गुड। अब अगला जो सिंथेटिक फाइबर है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका क्या? नायलॉन। क्या है? नायलॉन है। तो अगला सिंथेटिक फाइबर हम नायलॉन देख लेते हैं। नायलॉन जो है वो एक पॉली अमाइड है। नायलॉन एक्चुअली में क्या है, याद रख लीजिएगा, पॉली अमाइड मतलब अमाइड 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 मिलकर एक लॉन्ग चेन क्या बन जाएगा? पॉली अमाइड बन जाएगा, है ना। अब इसका नाम ऐसा क्यों है? इसको दो शहरों में एक साथ बनाया गया था। एक है आपका न्यूयॉर्क और दूसरा शहर है लंदन, दूसरी जगह है लंदन। इन दोनों के नामों से इसका नाम लिया गया है। NY है ना, न्यू से ले लिया N और LON लिया लंदन से, और हो गया हमारा क्या? नायलॉन। ये बन गया देखिए आपका नायलॉन। और इट इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो देखो, अगर आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका रेयॉन। बट इफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is the first fully synthetic fiber, which one is the first fully synthetic fiber, you will say नायलॉन, है ना। तो नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण कृत्रिम रेशा है। और आप सब ये भी जानते हैं कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, है ना। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। यह सबसे मजबूत रेशा है, यह सबसे मजबूत रेशा होता है ना, रेशा है। जैसे कि अगर हम यहां पर एक मान लिया नायलॉन का थ्रेड लें और इतना ही मोटा स्टील का थ्रेड लें, दोनों में ज्यादा जो है वो मजबूत कौन सा होगा? वो नायलॉन का जो थ्रेड होगा वो होगा, ठीक है। यानी जो नायलॉन का जो धागा होता है, जो फाइबर होता है, वो स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जब भी किसी चीज को मजबूती देनी होती है तो वहां पे हम नायलॉन का यूज करते हैं। जैसे कोई भी ब्रश है, टूथ ब्रश हो गया, कोई भी ब्रश है, उसके जो ब्रिशल्स होते हैं वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। और जो पैराशूट क्लॉथ होते हैं उसमें रेयॉन और नायलॉन की का मिक्सचर यूज किया जाता है। उसके बाद जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जिन रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन रस्सियों के सहारे वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो रस्सियां भी नायलॉन की बनाई जाती हैं। उसके अलावा जो टायर के कॉर्ड्स होते हैं, टायर के कॉर्ड्स, जैसे आप टायरों को देखेंगे तो नीचे कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर रबर की लेप लगी होती है। तो ये जो टायर की कॉर्ड्स होती है जिस पर रबर का लेप लगा होता है ना, उसमें नायलॉन और रेयॉन का मिक्सचर वाला कपड़ा होता है। तो जब भी किसी चीज को मजबूती देनी होती है तो वहां पे हम नायलॉन का यूज करते हैं। किसका? नायलॉन का यूज करेंगे। कोई शक? यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा जी।
सिंथेटिक फाइबर वो हुआ प्रीतम जिसको हम लोग बनाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है प्रीतम। जैसे जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब पौधों से, जंतुओं से, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। जैसे कि ऊन हो गया, जैसे कि जूट हो गया, जैसे कि सिल्क हो गया, रेशम हो गया। लेकिन जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जैसे रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो ये सब सिंथेटिक फाइबर है। और रेयॉन क्या है? रेयॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। देखने में वो कैसा लगता है? सिल्क के जैसा। अब देखिए, ओरिजिनल सिल्क पहनना सबके बस की बात नहीं थी। क्योंकि देखो, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आपको सिल्क का उत्पादन करना है तो आपको सबसे पहले शहतूत के जंगल उगाने पड़ेंगे, मलबेरी का प्लांट। क्योंकि सिल्क वर्म का, जो रेशम के कीटों का लार्वा होता है, वो शहतूत के पत्तियों को ही खाता है। ओके। और उस पर पहले तो जंगल उगाना पड़ेगा आपको, ढेर सारा मलबेरी का, उस पर कीटों को छोड़ना पड़ेगा। फिर वो अंडे देंगे, उससे लार्वा निकलेगा और उन लार्वा से हम सिल्क प्राप्त करते हैं। तो काफी महंगी आती है सिल्क। तो लोगों ने सोचा हम सिल्क के जैसा एक फाइबर बना ले, और वो बनाया रेयॉन। रेयॉन देखने में बिल्कुल सिल्क के जैसा है ना? इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। लेकिन हमने उसे बनाया है तो ये कैसा हो गया? सिंथेटिक फाइबर हो गया। ठीक है। तो आप अभी जो मार्केट में जो कपड़ा आप खरीद कर लाते हैं, मार्केट में जो पर्दे वगैरह आप देखते हैं सिल्क जैसा जो लगता है ना, वो सिल्क नहीं, वो रेयॉन होता है। रेयॉन का कपड़ा नहीं देखा है क्या कभी? आप जाइएगा मार्केट में, मिल जाएगा रेयॉन का कपड़ा। ठीक है। तो अमाइड 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 मिलकर हम क्या बना लेते हैं? पॉलीअमाइड। ये वाला NH2 ग्रुप क्या कहलाता है? अमाइड कहलाता है ना? तो अमाइड 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 बन गया पॉलीअमाइड। उसी को नायलॉन के नाम से बेचते हैं मार्केट में। ठीक। चलिए, अब आ जाइए पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर है। हमने क्या बोला था? वो फाइबर जिसको हम लोग बनाते हैं, वो फाइबर जिसको हम लोग बनाते हैं उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर वो होता है जो प्रकृति से मिलता है, पौधों से, जंतुओं से मिलता है। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। लेकिन वो फाइबर जिसको हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संश्लेषित रेशे। जिसमें रेयॉन हो गया, रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिस्टर है, उसके बाद एक्रिलिक है, उसके बाद कैवलर है। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोगों ने बनाया है। तो अगला जो फाइबर है हमारा सिंथेटिक फाइबर, वो है पॉलिस्टर। आपने देखा होगा पॉलिस्टर बहुत मशहूर हुआ था कपड़ा। और पॉलिस्टर में एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है जिसका नाम टेरिलीन है। तो प्लीज रिमेंबर, टेरिलीन अगर पूछ लिया जाए कि टेरिलीन क्या है, तो टेरिलीन क्या है? एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, बहुत ही लोकप्रिय पॉलिस्टर है। तो टेरिलीन का जो कपड़ा है वो काफी फेमस होता है, और ये काफी मजबूत होता है, रिंकल फ्री होता है, सस्ता होता है, लाइट वेट का होता है। तो टेरिलीन एक पॉलिस्टर है। और दूसरा पॉलिस्टर भी काफी फेमस हुआ था, वो है आपका पेट। दूसरा पॉलिस्टर जो था वो फेमस हुआ था, वो था पेट। अब आप पेट का नाम बता दो कि पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा बताइए। हम्म। पेट का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो देखिए, पेट का फुल फॉर्म क्या होगा? पेट का फुल फॉर्म होता है पॉली इथिलीन टेरेथैलेट। थोड़ा सा टफ नाम है इसका। पॉली इथिलीन टेरेथैलेट। क्या नाम है? पॉली इथिलीन टेरेथैलेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट। तो पेट का फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथिलीन टेरेथैलेट। ठीक है। अब ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। क्यों इतना ये पॉपुलर हुआ? ये जो पॉली इथिलीन टेरेथैलेट है, पीईटी का फुल फॉर्म हुआ, इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ये लाइट वेट होता है, काफी लाइट वेट, काफी हल्का होता है। दूसरा इसकी खासियत है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है जी? ट्रांसपेरेंट होता है। और लुक्स लाइक ग्लास। लुक्स लाइक ग्लास, कांच जैसा प्रतीत होता है। कांच जैसा
प्रतीत होता है, देखने में कांच जैसा लगेगा, और इनर्ट होता है, इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, इनर्ट यानी अक्रिय होता है। इनके इन्हीं खूबियों की वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ है। अभी जो आप मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें देखते हैं, पानी की बोतलें देखते हैं, वो प्लास्टिक नहीं है, वो पेट है। दवा की जो बोतलें हैं, मेडिसिन की जो बॉटल्स पहले मतलब कांच की हुआ करती थी। अब देखिए कांच एक तो महंगा आता है, और दूसरा भारी होता है, और टूटने फूटने का खतरा रहता है। सो अब जो दवा की जो बोतलें हैं वो पेट की बनी आती हैं, तो देखने में ये कांच जैसा होता है, इनर्ट होता है, किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करता है। सो ये दवा वगैरह से रिएक्शन नहीं करेगा, दवा वगैरह से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। सो दो पॉलिस्टर याद रख लीजिएगा, टेरिलीन याद कर लीजिएगा कि टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है, पेट भी क्या है, एक पॉलिस्टर है। उसके बाद आ जाइए, अगला जो सिंथेटिक फाइबर है हमारा, अगला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, और यह ऊन के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वुल, है ना। इसको हम कृत्रिम ऊन भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल ऊन के विकल्प के तौर पे किया जाता है, विकल्प के तौर पे किया जाता है। जैसे देखिए ओरिजिनल ऊन भी काफी महंगा होता है। आप जानते हैं कि ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है कि नहीं, भेड़ से, कैमल से, अल्पाका, लैमा, याक जैसे जंतुओं से प्राप्त होता है, खरगोश हो गया, बकरी हो गया। तो ओरिजिनल ऊन भी काफी महंगा आता है, तो लोगों ने ऊन के जैसा ही एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जिसको एक्रिलिक कहते हैं। अभी जो मार्केट में आपको ऊनी कपड़े मिलते हैं ना, वो ओरिजिनल ऊन नहीं होता। आपने हल्के किस्म के जो ब्लैंकेट्स देखे होंगे जो ऊन जैसा फील देते हैं आपको, वो ऊन नहीं है, वो एक्रिलिक होते हैं। पहले एक ब्लैक कलर का एक ब्लैंकेट आता था, कंबल आता था, वो भेड़ के बालों से बना होता था और वो काफी चुभता था। अभी भी आप गांव देहातों में जाएंगे तो वो काला वाला ब्लैंकेट आपको मिल जाएगा, वो ओरिजिनल ऊन होता है। लेकिन अब जो मार्केट में ब्लैंकेट आ रहे हैं वो ओरिजिनल ऊन नहीं आता है, ऊन जैसा महसूस कराता है आपको, और वो होता है एक्रिलिक। क्या होता है? एक्रिलिक। ठीक है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? जूही सिंह बताइए, अब आवाज आ रही है सही? नेक्स्ट है हमारा एक और सिंथेटिक फाइबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है माय डियर फ्रेंड्स कैवलर। कैवलर एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस संश्लेषित रेशे का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है आपका कैवलर। तो इतनी बातें लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, उस पर बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर आपकी एक समय पे हो जाया करेगी, तो आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रोज ही मेरी क्लास हुआ करेगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो फिर एक बार फिक्स हो जाया करेगी। अभी थोड़ा सा शुरुआती दौर है तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। फिर मेरी क्लास आप जो है नोटिफिकेशन देखेंगे ही नहीं, आप टाइम पे आ जाइएगा कि मेरी तो क्लास होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा बात करते हैं प्लास्टिक पे। किस पे बात करेंगे? प्लास्टिक पे। तो प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है। प्लास्टिक भी क्या होता है? पॉलीमर होता है ना। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ये भी बहुलक होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक्स, वी ऑल नो दैट प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। हिंदी में भी क्या लिखते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है जी। पूजा, जूही, रंजना सिंह, अनुराधा, रिया, सो प्लास्टिक भी बहुलक होते हैं, मतलब बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होंगे। और प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर थर्मोप्लास्टिक एंड नेक्स्ट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है,
बस सिंपल याद रखिए, एक्रिलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वुल कहते हैं, कृत्रिम ऊन कहते हैं। ठीक है, जैसे केवलर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका इस्तेमाल हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं। तो बस इतना ही पढ़ना है इसमें। इनके मोनोमर्स आपको याद नहीं रखने, इनके मोनोमर्स याद रखने होंगे जब आप नीट वगैरह का एग्जाम देंगे, या फिर आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ेंगे, वहां पे इसके हम मतलब मोनोमर वगैरह डिस्कस करते हैं। तो वहां पे थोड़ा लंबा चलता है क्लास टीजीटी पीजीटी वाले में। तो आपने देखा होगा उस बैचेस में जो है पॉलीमर ही कई क्लासेस में चलता है। तो यहाँ पे जो लेवल है वो 6 to 8 का लेवल है, तो हम लोग उसी बैंडविड्थ को पकड़ के चलेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, फिर समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद लिख लेंगे। जैसे सपोज करो, मेरी तरफ देखिएगा आप लोग, कि ये मान लिया कि कोई प्लास्टिक है और इसको हमने गर्म किया तो ये पिघल गया, और जिस सांचे में ढालना चाहा ढल गया। जैसे मान लिया बाल्टी बना लिया इसका हमने पिघलाकर, क्योंकि प्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाता है और फिर ठंडा होने पर हार्ड हो जाता है, तो जो शेप आप देना चाह रहे हैं वो गेन कर लेगा। तो एक ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर पिघल जाए, जिस सांचे में ढालना चाहे ढल जाए, फिर गर्म करेंगे फिर पिघल जाएगा। कोई दूसरा शेप देना चाहते हैं, दूसरे सांचे में ढालना चाहते हैं, ढल जाएगा। मान लिया इसको हमने कप बना लिया, फिर इसे हम गर्म करेंगे, फिर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर सॉफ्ट हो जाएगा और किसी सांचे में ढल जाएगा। तो एक ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर पिघल जाए, जिस सांचे में ढालना चाहते हैं ढल जाए, और बार बार ऐसा करना मुमकिन हो, है ना। फिर गर्म करेंगे फिर पिघल जाएगा, किसी और सांचे में ढल जाएगा, फिर गर्म करेंगे फिर दोबारा पिघल जाएगा और सांचे में ढल जाएगा। ऐसी प्लास्टिक जो होती है ना, वो कहलाती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। तो एक ऐसी प्लास्टिक जिसको बार बार गर्म करने पर पिघल जाए और अलग अलग सांचे में ढल जाए, एक ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर बार बार पिघल जाए, अलग अलग सांचे में ढल जाए, ऐसी प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और उदाहरण याद रखना है आपको, उदाहरण इसका है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीकार्बोनेट और टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आप कहेगा सर थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए। देखो क्या लिखा है कि यह ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, मतलब पिघल जाती है और सरलता पूर्वक मुड़ जाती है। इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे गर्म करने पर विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है कि नहीं। अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्ट repeatedly heating and can be molded into different shapes again and again is known as what? Thermoplastic। ठीक है, इसको नोट करिएगा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बस याद कर लेना है कि कैसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर पिघल जाए, जिस सांचे में ढालना चाहते हैं ढल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण आपको याद रखना है। तो इन चीजों को बस याद कर लेना है आपको, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। रंजना सिंह कह रही कि सर दो चिल्ड्रन हैं, बहुत छोटे हैं। हाँ, तो छोटे बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं, फिर भी आप हौसला दिखा रही हैं, पढ़ रही हैं, ये बहुत कमाल की बात है ना। सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते, बच्चे हैं तो उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ रही हैं तो सल्यूट है आपको, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, तो समझना नहीं, याद करना है इसको। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आप देखिए, एक होता है, आप जानते होंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझिएगा इस बात को, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए, फिर लिखा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, एक ऐसी प्लास्टिक जिसको पहली बार गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, जिस सांचे में ढालना चाहते हैं ढल जाएगा। जैसे मान लिया मैंने कि फ्राई पैन का हैंडल बना लिया, है ना, ऐसा बना लिया। तो एक ऐसी प्लास्टिक जिसको पहली बार गर्म करने पर पिघल जाए, जिस सांचे में ढालना चाहते हैं ढल जाए, लेकिन जब अगली बार हम गर्म करेंगे
तो नहीं पिघलेगा, जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्लास्टिक को हम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना? क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिंदगी में एक ही बार पिघलेगा, किसी का होगा उसी का होकर रह जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी में एक ही बार पिघलते हैं, किसी के सांचे में ढल जाते हैं, उसी के होते हैं, उसी के होकर रह जाते हैं। अब उसके सामने कोई भी खूबसूरत आ जाए, नहीं पिघलेगा। पुष्पा स्टाइल प्लास्टिक है, जाकिर खान के लहजे में कहें तो सख्त लौंडा है। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिंदगी में एक ही बार पिघलेगा, किसी के सांचे में ढल जाएगा, उसका होगा उसी का होकर रह जाएगा, और उसके सामने कोई भी आ जाए नहीं पिघलेगा। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिंदगी में एक ही बार पिघलेंगे, किसी के होंगे उसी के होकर रह जाएंगे। अब उसके सामने दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज आ जाए वो नहीं पिघलेगा। यही है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक शायर कहते हैं कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। और एक इसी लहजे में एक और शायर कहते हैं कि आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, दिल को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया, है ना? तो इस प्लास्टिक को बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे देखिए बैकेलाइट हो गया उसका उदाहरण, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, बर्तनों के हैंडल, ये सब किसके बनाए जाते हैं? बैकेलाइट के और मिलामाइन। तो ये जो बैकेलाइट और मिलामाइन है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब पुष्पा स्टाइल प्लास्टिक है। एक ही बार जो है जिंदगी में झुकेगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो लिख दिया है हमने, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बता ही दिया सारी बातें। अब ये बस रस्म अदायगी सी रह गई है लिखना कि एक ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाला जाता है और उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, उसके बाद में फिर उसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसे गर्म करके केवल एक ही बार आकृति में ढाला जा सकता है, बार बार हम इसको पिघला नहीं सकते। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे, है कि नहीं? पसंद आई शायरी? चलिए बढ़िया है कि नहीं? रंजना क्या कह रही है हस्बैंड से मतलब? तो इसको लिख लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल मतलब एप्लीकेशंस मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं, ठीक है? कि हम पॉलीथीन का यूज कहां पे करते हैं, पीवीसी का यूज कहां पे करते हैं, टेफ्लॉन का यूज कहां पे करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या क्या थे? पॉलीथीन था, पीवीसी था, पॉलीथीन था, पीवीसी था, पॉलीकार्बोनेट था, टेफ्लॉन था कि नहीं? चलिए ये हो जाएगा तो लिखेंगे डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशंस पे हम लोग चलते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये आपने लिख लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्मोप्लास्टिक के एप्लीकेशंस जरा देख लेते हैं। तो पहला जो थर्मोप्लास्टिक था, देखो थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है? तो थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो दिलफेक किस्म का प्लास्टिक होता है ना? ये कैसा है? दिलफेक किस्म का प्लास्टिक होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो पुष्पा स्टाइल प्लास्टिक होता है। देखिए ये दो जो है पिघल गया, किसी के सांचे में ढल गया, है ना? किसी का हुआ हो गया। लेकिन अब दूसरी बार उससे कोई खूबसूरत नजर आया
या नजर आई तो फिर पिघल गया, अब उसके सांचे में ढल गया, उसका हो गया। अब उससे कोई खूबसूरत मिला तो अब फिर पिघल गया, उसके सांचे में ढल गया। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो दिलफेक किस्म का प्लास्टिक होता है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी भर पिघलते रहते हैं और बुढ़ापे तक वैसे ही रहते हैं, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नहीं बदल पाते। तो कुछ लोग होते हैं जो बार बार पिघलते रहते हैं जिंदगी भर। वो कौन वाला प्लास्टिक हुआ? थर्मोप्लास्टिक। एक बार पिघल गया, किसी के सांचे में ढल गया, उसका हुआ, हो गया। कोई और अच्छी दिखी, अब उसके सांचे में ढल गया, फिर पिघल गया बेचारा। ओके, तो पॉलीथीन हुआ इसका एग्जाम्पल, पीवीसी हुआ, पॉलीकार्बोनेट हुआ और टेफ्लॉन हुआ। हुआ कि नहीं? तो इसके मतलब हम एप्लीकेशन जरा देख लेते हैं। पहला है पॉलीथीन। पहला क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? इथीन। इसका मोनोमर कौन है? इथीन या इथिलीन। इथीन या इसी को क्या बोलते हैं? इथिलीन। इथिलीन कहते हैं। इथीन 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 क्या बन गया? पॉलीथीन। और पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक कंटेनर बनाने में करते हैं, बॉटल्स बनाने में भी करते हैं, बैग, प्लास्टिक के खिलौने, ट्यूब्स, प्लास्टिक पार्ट्स, लैमिनेट्स बनाने में करते हैं। और पीवीसी का जो मोनोमर है वो आप जानते ही हैं, विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीवीसी लिखते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड लिखते हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसका इस्तेमाल हम विंडो के फ्रेम्स बनाने में करते हैं, खिड़कियों के फ्रेम, ड्रेनेज जो पाइप हुआ करते हैं, वाटर सर्विस पाइप जो हुआ करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि ब्लड स्टोरेज बैग, जिस बैग में ब्लड स्टोर करते हैं, जैसे ब्लड चढ़ाना हो तो आपने देखा होगा कि एक मतलब प्लास्टिक जैसी मतलब होती है ट्रांसपेरेंट बैग, उसमें रखते हैं ना, वो पीवीसी का बना होता है। पीवीसी का बना होता है। ठीक है, चलिए। तो इसको नोट हो जाए तो लिख दीजिएगा, डन। हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा जो है आपका थर्मोप्लास्टिक है, जिसका नाम है क्या? विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए आपका, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्लास टाइम मेंशन नहीं था, अब हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, कुछ क्लासेस के बाद फिक्स हो जाएगी आपकी टाइम टेबल। नेक्स्ट है हमारा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट भी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में करते हैं। बुलेट प्रूफ कांच, जैसे जो लोग बड़े होते हैं, जिनको अपनी जान का खतरा रहता है, वो अपनी गाड़ियों में भी बुलेट प्रूफ कांच लगा के चलते हैं, है कि नहीं? तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में हम लोग पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। और बुलेट प्रूफ कांच का ब्रांड नेम है लेक्सैन। बुलेट प्रूफ कांच को जिस ब्रांड नेम से बेचते हैं उस ब्रांड का नाम क्या? लेक्सैन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक है। इसका इस्तेमाल आप जानते ही होंगे कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं। ऐसे बर्तन जिनमें खाद्य सामग्रियां नहीं चिपकती हैं, ऐसे बर्तन जिनमें खाद्य सामग्रियां नहीं चिपकती हैं, उन्हें बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बर्तन जिनमें खाद्य सामग्रियां नहीं चिपकेगी, उन्हें बनाने में हम टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया कि आपने कोई फ्राई पैन खरीदा या कढ़ाई खरीदी, और वो नॉर्मल वाली कढ़ाई है और इसमें कम ऑयल डालकर आप अगर भुजिया बना रहे हैं और कम ऑयल डाला है तो ये भुजिया चिपक जाएगा इसमें, और फिर जो आपका भुजिया है ना वो भुरता बन जाएगा, टूट फूट जाएगा। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया है कि आपने एक ऐसी कढ़ाई इस्तेमाल की है जिसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की गई है। टेफ्लॉन की कोटिंग की गई है। देखिएगा, एक ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है, वो किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जो इसे नॉन स्टिक बनाती है ना।
नॉन स्टिक बनाती है। इसमें आप बहुत कम ऑयल में भी चीजों को बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये नॉन स्टिक होती है। तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टेफलॉन का यूज करते हैं। आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। देखिए इस तरह की कढ़ाइयां आपने देखी होंगी। ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो किसकी है? टेफलॉन की कोटिंग होती है। किसकी होती है? टेफलॉन की कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, पॉलीकार्बोनेट्स के एप्लीकेशंस देख लीजिएगा, पीवीसी के एप्लीकेशंस देख लीजिएगा, पॉलीथीन के एप्लीकेशंस। तो ये पॉलीथीन के एप्लीकेशंस हैं। पीवीसी फुल फॉर्म इसका क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर कौन है? एकलक कौन है? विनाइल क्लोराइड। यूज कहां कहां होता है वो आपने देख लिया। ठीक है जी। थर्मोप्लास्टिक का कैरेक्टर सही नहीं है, बिल्कुल। एक चीज आपने देखी होगी, 3 R's। 3 R's क्या होता है? ये 3 R's बताइए। ये 3 R's जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए दिया गया है कॉन्सेप्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ, वह पदार्थ जिसको बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज नहीं कर पाते, अपघटित नहीं कर पाते, उन पदार्थों को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, जैसे कि कुछ कीटनाशक डीडीटी, जैसे कि पारा इत्यादि हेवी मेटल्स। तो वो पदार्थ जिसको बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज नहीं कर पाते, अपघटित नहीं कर पाते, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, सब्सटेंसेस। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक को और आप जमीन के नीचे करोड़ों वर्षों तक छोड़ दीजिए, उसको बैक्टीरिया और फंगस नहीं डिकम्पोज कर पाएंगे। ऐसे पदार्थों के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है 3 R। 3 R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। यानी ये कॉन्सेप्ट कह रहा है ना कि ऐसे मटेरियल, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उसको यूज ही ना करो। अगर उसको यूज करना मजबूरी है तो उसका कम इस्तेमाल करो, रिड्यूस करो उसके यूज को। और यूज कर ही रहे हो तो रिसाइकल कर लो उसे और रीयूज कर लो, रिसाइकल करके पुनः यूज कर लो। बिल्कुल सही है आप सभी। अवकाश गिरी, पूजा शर्मा, निदा अफरीन, शिवानी, पूजा मौर्य, रंजना सिंह, बहुत खूब, क्या बात है। तो ये 3 R's का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आ जाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है आपका बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट, ये जो बैकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाने में, वायर की कोटिंग करने में, इंसुलेशन ऑफ वायर मतलब वायर की कोटिंग करने में, इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाने में करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, मतलब वायर की जो कोटिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है? बैकेलाइट की बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल बर्तनों के हैंडल्स बनाने में किए जाते हैं, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना। तो बर्तनों के हैंडल बनाने में किए जाते हैं क्योंकि ये जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है और हीट होने पर ये पिघलता नहीं है ना। तो हीट रेजिस्टेंट भी होता है। तो ये दो एप्लीकेशन आप बैकेलाइट के लिख लो, बैकेलाइट के दो एप्लीकेशन आप लिख ले। नेक्स्ट दो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये, पता होगा आपको। तो क्या क्या इस्तेमाल में लाया जाता है इसका? तो बर्तनों के हैंडल्स बनाने में, जैसे कुकर का हैंडल है, फ्राई पैन के हैंडल्स हैं, कढ़ाइयों के हैंडल्स हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच जो आपका होता है, जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, ये सब इसी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है मिलामाइन। नेक्स्ट जो है आपका मिलामाइन। मिलामाइन भी क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मिलामाइन भी क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सबसे पहले तो इसकी खासियत आप लिख लो कि यह फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक, ऊष्मारोधी प्लास्टिक है ये। यह एक ऊष्मारोधी प्लास्टिक है। आग इसको जला नहीं सकती, इसीलिए इसका इस्तेमाल फायर प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है ना? ऊष्मारोधी जैकेट बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए, अगर किसी जगह पे आग लग गई हो तो फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है। तो आपने देखा होगा वो अपने आप को एक कपड़े से पूरा ऊपर से नीचे ढक लेते हैं और फिर आग जाते हैं बुझाने के लिए। तो वो किसका बना होता है? मिलामाइन। कि मिलामाइन जो है आग में जलता नहीं है। या जो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले जो होते हैं, स्क्वाड जो होते हैं ना, जैसे कहीं पर बम की खबर मिली तो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए आते हैं ना लोग, तो आपने देखा होगा वो भी अपने आप को ऊपर से नीचे एक कपड़े में ढकते हैं, वो मिलामाइन का बना होता है ना। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल करने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले जो यूटेंसिल्स हैं, कुकवेयर्स हैं, उसको बनाने में करते हैं, है ना। तो माइक्रोवेव चूल्हे में प्रयोग होने वाले बर्तन, नॉर्मल प्लास्टिक डालेंगे तो पिघल जाएगा। माइक्रोवेव चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले बर्तन इसी के बनाए जाते हैं। उसके बाद वायर की कोटिंग भी आप इससे कर सकते हैं। कोटिंग ऑफ वायर, कोटिंग ऑफ वायर, तार की कोटिंग करते हैं, तार की कोटिंग की जाती है इससे। तो अगर आप तार की कोटिंग करते हैं मिलामाइन से, तो ये शॉर्ट सर्किट होने पर भी आग नहीं पकड़ेगा। आपने देखा होगा एक पहले ऐड आता था हैवेल्स का, अ वायर विच डज नॉट कैचेस फायर, है ना। तो अगर हम वायर की कोटिंग मिलामाइन से करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होने पर भी आग नहीं पकड़ेगा, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहता है। और जो महंगे टाइल्स होते हैं, एक्सपेंसिव टाइल्स वगैरह, उसे बनाने में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मिलामाइन का उपयोग करते हैं, मिलामाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखेंगे प्रिया कि किस वक्त इसका टाइम सेट होता है ना। कोई शक? हो गया ये। अब जो रह गया है वो रह गया है आपका रेशम। तो थोड़ा रेशम के बारे में हम बात कर लेते हैं, रेशम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क को हम लोग रेशम कहते हैं और ये नेचुरल फाइबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेशम जो है वो रेशम के कीटों के लार्वा से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है वो सिल्क वर्म, सिल्क वर्म यानी रेशम के कीट, रेशम के कीट के लार्वा से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट के लार्वा से प्राप्त किया जाता है। रेशम को रेशम के कीटों के लार्वा से प्राप्त किया जाता है, लेकिन पूछा गया कि लार्वा की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है। रेशम को रेशम के कीटों के लार्वा के किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? बताइए उत्तर। रेशम को रेशम के कीटों के लार्वा के किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? तो उस अवस्था का नाम याद कर लीजिएगा, वो अवस्था है आपका कुकून। क्या अवस्था है? कुकून, है कि नहीं। टीजीटी में सेरिकल्चर एक पूरा टॉपिक ही पढ़ना होता है, पूरा टॉपिक है।
1.5-2 घंटे का। आपके काम का वहां से निकाल के बतला रहा हूं जो पूछा जा सकता है। कुकून विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। तो देखो, रेशम के कीटों को रेशम के कीटों के लार्वा से प्राप्त किया जाता है, पर लार्वा की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? लार्वा की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? तो उसे आपको क्या करना है, याद रखना है। वो अवस्था है आपका क्या? तो आपने कहा सर कुकून है। वो अवस्था क्या है? कुकून है। तो थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल देख लीजिएगा। रेशम के कीट का जीवन चक्र, ये क्या है? रेशम के कीट का जीवन चक्र है। रेशम के कीट का जीवन चक्र यहां पे दिखाया गया है। रेशम के कीट का जीवन चक्र, तो ये देखिए, ये वयस्क है, एडल्ट है। यह है सिल्क वॉर्म, यह है सिल्क वॉर्म, रेशम का कीट है ये, रेशम का कीट है ये। और रेशम का कीट ने अंडे दिए हैं। ये क्या है? अंडे हैं, एग्स हैं। और अंडे का टूटना, फूटना और उससे बच्चे का बाहर निकलना, ये कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है? हैचिंग। और निकलेगा लार्वा। ये निकल गया, अंडों से निकला क्या? लार्वा। अब ये लार्वा जो है वो मलबेरी प्लांट के पत्तियों को खाना शुरू करता है ना। मलबेरी प्लांट के पत्तियों को, शहतूत के पत्तियों को खाना शुरू कर देता है और तंदुरुस्त होकर ये कहलाता है कैटरपिलर। क्या कहलाता है? कैटरपिलर। तो सिल्क वर्म के लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। तो ये खा खा कर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, है ना। अब जब ये खा पीकर पूरा तगड़ा हो जाएगा तो इसके चारों तरफ रेशम के धागे ऐसे लिपट जाएंगे। इस कैटरपिलर के चारों तरफ रेशम के धागे लिपट जाएंगे और इस अवस्था को हम कुकून कहेंगे। क्या कहेंगे? कुकून कहेंगे। कुकून कहेंगे। अब अगर आपको रेशम प्राप्त करना है तो इसको इसी अवस्था में पत्तियों से निकालकर इसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इसके अंदर जो है कैटरपिलर वो मर गया और ये रेशम से आप रेशम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस कुकून को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसके अंदर ये क्या होगा कि अपना ग्रोथ करता रहेगा और बन जाएगा क्या? प्यूपा, है ना। और ये फटेगा और फिर इससे निकल जाएगा आपका वयस्क। तो क्या होगा? अंडा हुआ, उसके बाद लार्वा, लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, कैटरपिलर से कुकून, कुकून से प्यूपा और प्यूपा से क्या हो गया? वयस्क हो गया। प्यूपा से क्या बन गया? वयस्क बन गया। ठीक है। बात आ रही समझ में? ठीक है, देखेंगे जूही कि कब बेस्ट टाइम रहता है। तो आज के सेशन में गाइज इतना ही। हमारा जो है वो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक जो है वो खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंबशन एंड फ्लेम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कंबशन एंड फ्लेम। तो आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त हो गया। समय समाप्ति की घोषणा की जाती है। मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।